की मूर्ति स्थापित होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर क्या है सच, देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में दिव्य रामलला की मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको सभी दावों की सच्चाई दिखाएंगे। राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति के चयन को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है 3 मूर्तियों का चयन किया गया है, जिनमें 2 श्याम रंग की और 1 श्वेत रंग की है। ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 मूर्तियों में से जिसका चयन किया गया है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है वो राम दरबार की है। ये वो मूर्ति नहीं जिसे फाइनल किया गया है। जो ये समाचार छपा है जो आप बता रहे हैं मूर्ति के बारे में, मूर्ति को लेकर, हाँ, हम इसकी पुष्टि करते नहीं हैं। हम इसकी पुष्टि करते नहीं कर रहे। फोटो वायरल हो रही है वो राम दरबार की फोटो है, जबकि रामलला जो है 4 फीट 3 इंच के हैं, 51 इंच के हैं, खड़ी मूर्ति है ना। तो इस प्रकार से जो मूर्ति दिखाई जा रही है ट्वीट के माध्यम से या अन्य कहीं उस पर जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वही मूर्ति कैसे हो जाएगी, क्योंकि सीधे ट्रस्ट ने ये स्वयं घोषणा किया है कि भगवान रामलला की एक सिंगल मूर्ति रहेगी अंदर, और उसमें जो है भगवान श्री रामलला 4 फुट 3 इंच के होंगे, खड़ी मूर्ति होगी, विग्रह होगा। जिस मूर्ति को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए योगीराज ने बताया कि अभी मूर्ति को फाइनल करने की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। हालांकि योगीराज बताते हैं कि मूर्ति को लेकर काफी चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है, मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है। एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत फर्क है कार्विंग के लेके। हम लोग इधर ऐसा कोशिश किया है, ये देश का मूर्ति है, नॉट अबाउट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। इधर हमने कोशिश किया है साउथ इंडिया का एसेंस भी रहे और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट भी हो जाए। अब आपको रामलला की मूर्ति को लेकर सच्चाई बताते हैं, कैसी होगी रामलला की मूर्ति। रामचरितमानस के बालकांड में साफ लिखा गया है, राम जी का मोर के कंठ की तरह कांति वाली श्याम शरीर है। प्रकाशमान सुंदर पीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। कई प्रकार के शरीर पर आभूषण सजाए हुए हैं। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। मुख देखकर कमल को भी लज्जा आ जाए। सारी सुंदरता अलौकिक और मायावी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिस मूर्ति का चयन किया जाएगा उसकी रूपरेखा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने पहले ही बता दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रभु राम के बाल रूप की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 5 साल के बालक के रूप में मूर्ति स्थापित होगी। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। भगवान राम की मूर्ति खड़ी मुद्रा में होगी। राजा के पुत्र और विष्णु अवतार दिखने वाली होगी। राजकुमार और बालक की कोमलता लिए मूर्ति होगी। जाहिर है 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में उनकी मूर्ति का चयन भी दिव्य ही होगा। जैसे ही रामलला की फाइनल मूर्ति सामने आएगी, न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक इसे पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रभु राम की नगरी अपने राम के स्वागत के लिए रंग चुकी है। राम नगरी के हर चौक, हर चौराहे की तस्वीर पूरी तरह अब बदल चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए।
प्रभु राम की नगरी अपने राम के स्वागत के लिए रंग चुकी है। राम नगरी के हर चौक हर चौराहे की तस्वीर पूरी तरह अब बदल चुकी है। अयोध्या की भव्यता का अनुमान आप प्रवेश के साथ ही लगा सकते हैं। प्रतिदिन प्रभु राम की नगरी त्रेता की तरह नजर आ रही है और यह नजारा 22 जनवरी को अद्भुत और अलौकिक होगा, जब प्रभु राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। बता दें कि धर्म नगरी अयोध्या में प्रवेश करते ही आपको जगह जगह पर श्री राम के हर स्वरूप की मूर्तियां और दीवारों पर बनी रामायण कालीन चित्रकारी यहाँ की प्राचीनता और अलौकिकता का परिचय देने लगती है। मानो अब त्रेता की अयोध्या में हम आ गए हैं। ऐसे में लता मंगेशकर चौराहे पर कदम रखते ही बीड़ा को देखकर ही कदम अपने आप ठहरने लगते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते ही शुरू हो जाती है रामपथ की भव्यता। नई डिजाइन, नए रंग में रंगे पुराने मकान और दुकान, इसके अलावा रामपथ की शोभा बढ़ाते अलग अलग मठ मंदिर हनुमानगढ़ी के पास से गुजरते हुए जैसे ही भक्त श्री राम मंदिर के भव्य द्वार को देखते हैं, वैसे ही जय श्री राम का उद्घोष लगने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अयोध्या की पूरी तरह कायाकल्प बदल चुकी है। अयोध्या नगरी अब सुहानी सी लग रही है और यहाँ की राह भी राम कहानी को बताती नजर आ रही है। और एनआईए ने कश्मीर में आईएसआईएस के एक हैंडलर का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। एनआईए ने यह दावा किया है कि आईएसआईएस का हैंडलर ताबिश कश्मीर में खून खराबे के ऐसे षड्यंत्र में जुटा हुआ था जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक था। महाराष्ट्र का रहने वाला ताबिश कश्मीर से लेकर सीरिया तक साजिश कर रहा था। अभी तक यही समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन है। अभी तक यही समझा जा रहा है कि हर आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका हैं। लेकिन अब एनआईए ने ऐसा खुलासा किया है कि जिसने कई सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। एनआईए का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आईसिस वाली ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसके तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। एनआईए ने आईसिस के हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी को पकड़कर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। हम आपको आईसिस के हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी से जुड़ी पूरी पड़ताल दिखाएंगे, लेकिन जरा गौर करिए, पिछले 5 हफ्तों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में काफी तेजी आई है। 21 दिसंबर 2023 को राजौरी में हुए बड़े आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घातक आतंकी हमले की जांच करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची थी और इसी के साथ साथ एनआईए की कई टीमें ऐसे संदिग्ध लोगों को तलाश रही थी जो कश्मीर में आतंकी हमलों की बाढ़ लाना चाह रहे थे। कि आईएसआईएस कोशिश बड़ी कर रही है, उनका ज्यादातर वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका वगैरह उस साउथ इंडिया में ज्यादा उनका है। एक्चुअली वो कश्मीर में उनके जो दादा लोग जो बॉर्डर के बाहर है, वो जिनको जो बोलते रहते हैं, तो उनको कश्मीर में भी कोशिश करने में, लेकिन उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही। अब आप ये जान लीजिए कौन है ताबिश नसीर सिद्दीकी, जो आईसिस नेटवर्क से कश्मीर के युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एनआईए के मुताबिक आईसिस हैंडलर ताबिश सिद्दीकी कश्मीर में आईसिस का नेटवर्क बनाने की कोशिश में लगा था। मुंबई के भायखला इलाके का रहने वाला 24 साल का ताबिश कश्मीरी नौजवानों को आईसिस में भर्ती करने की कोशिश में रहता था। ताबिश नसीर सिद्दीकी की साजिश का पर्दाफाश एनआईए ने तो कर दिया है। ताबिश युवाओं को आईसिस में भर्ती के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले कराने की भी फिराक में था। जम्मू एंड कश्मीर एक नया क्षेत्र है जो इसमें अब पहली बार नक्शे पे आया है, जहां पे आईएसआईएस की गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की तरफ से एक बहुत ही सुंदर कार्रवाई की गई है, बहुत ही अच्छी वेल प्लान्ड इंफॉर्मेशन निकाल के जो कार्रवाई की गई है, इससे इस तरह की एक्टिविटीज को लगाम लगाने में काफी हद तक असर पड़ेगा।
कश्मीर में आईसिस नेटवर्क बनाने के लिए महाराष्ट्र के कई कट्टर युवा एनआईए के रडार पर हैं। एनआईए का दावा है कि आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में महाराष्ट्र में कई छापों के दौरान जुलाई 2023 में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक आरोपियों ने भारत में आतंकवादी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाई थी, जिसमें आईसिस का हैंडलर ताबिश नसीर सिद्दीकी भी शामिल था। अब सवाल उठता है कि अचानक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की साजिश के साथ साथ आईसिस के हैंडलर कैसे शामिल हो रहे हैं। सीक्रेट कोड DIY 10 दिन तक कश्मीर की रैकी। लोग इतने खुश हैं, उनको भी महसूस हो गया कि ये सब बकवास है। पाकिस्तान पहले अपने आप को तो संभाले, उनका POK में दुखी है वो लोग। जब ये चीजें ऐसा माहौल पैदा होगा तो ISI हो या कोई और हो, धीरे धीरे जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तौबा, ये सब नाटकबाजियां इसकी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी और हो रही हैं और हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी। एनआईए पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल के पीछे पड़ी थी। एनआईए को जो जानकारी हासिल हुई है वो हैरान करने वाली है। कश्मीर में आईएसआईएस के जरिए यहाँ के युवाओं को जिहाद के नाम पर हिंसा में झोंकने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में ताबिश के साथ साथ कई कट्टर लोग पकड़े गए हैं, जिनकी एनआईए ने पहचान ताबिश सिद्दीकी, जुल्फिकार अली, शर्जील शेख और आकिफ अतीक नाचन, जुबैर शेख और अदनाली सरकार के रूप में हुई है। अब देखना होगा कि ताबिश ने कश्मीर पर अपने 10 दिन की रिपोर्ट में क्या लिखा है और सीरिया में आईएसआईएस से जुड़े किस आतंकी संगठन को वो रिपोर्ट भेजी गई है। और देश के अलग अलग शहरों में पिछले 24 घंटे में तेंदुए के कारण सनसनी फैल गई। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कहीं तेंदुआ घर में घुस आया तो कहीं तेंदुए ने कर दिया है खौफनाक अटैक। रिपोर्ट देखिए। देश के 3 शहरों में देखने को मिला है तेंदुए का आतंक। 3 शहरों में तेंदुए ने सनसनी फैला दी। देखिए कैसे बिंदास होकर तेंदुआ घर में घुसा चला आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों जगहों पर तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की। यहां सुबह के वक्त एक घर में तेंदुआ घुस गया। घर के बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ था। देखिए कैमरे में तेंदुए की हरकत रिकॉर्ड हो गई। तेंदुआ मानो ऐसे घर में घुसा चला आया जैसे ये उसी का घर हो। तेंदुआ आया और सीढ़ियों से घर के अंदर जा पहुंचा। गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव का ये मामला है। इस दौरान तेंदुआ ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक घूमता नजर आया। घर वालों ने मेन डोर बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह 6 बजे के करीब महेश नाम के ग्रामीण ने तेंदुए को देखने के बाद गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी थी। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर वन विभाग की टीम बुलाई गई। जैसे ही लोगों को तेंदुए की भनक लगी, लोग घरों के अंदर बंद हो गए ताकि सुरक्षित रह सके। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जाल लेकर पहुंची और फिर तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। अब देखिए ये तस्वीरें हैं बाराबंकी की, जहां कल रात घना कोहरा छाया था और इसी कोहरे के बीच एक तेंदुए ने ईंट भट्टे पर काम करने के बाद सो रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। हमले में कई मजदूर घायल हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घने कोहरे के बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रात में ही कोहरे के बीच तेंदुए को खोजने का काम शुरू किया गया। वन विभाग की टीम को बुला लिया गया। शक था कि तेंदुआ आसपास ही कहीं छिपा हो सकता है, लिहाजा पुलिस और वन विभाग की टीम ने आसपास के पूरे इलाके को सर्च करने का फैसला किया। गांव वालों के साथ कई घंटों तक तेंदुए की तलाश की जाती रही। अभी तेंदुआ पकड़ से बाहर है और लोगों में खौफ है। मौका मिलते ही तेंदुआ एक बार फिर हमला कर सकता है। लोग तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं बलरामपुर की तस्वीर। देखिए यहाँ पिंजरे में दिखाई दे रहा ये तेंदुआ। इस तेंदुए ने पूरे इलाके में खौफ फैला रखा है। इस तेंदुए ने अब तक 6 बच्चों को शिकार किया था।
और 2 महीने से इसे पकड़ने के लिए मशक्कत की जा रही थी। कई जगह पिंजरे लगाए गए और आखिरकार ये तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सलूम्बर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में एक खेत में लगे पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। खेत में लगे पिंजरे में तेंदुए के फंसने के बाद कौतूहल मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी जानकारी इस बात की ली। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खेतों में लगे पिंजरे में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज किया। वन विभाग ने बाद में तेंदुए को सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। यही वो तेंदुआ है जिसको ट्रैंकुलाइज करके वन विभाग में छोड़ने के लिए वन विभाग के लोग उसको ले जाते हुए दिख रहे हैं आपको तस्वीर में। सलूम्बर गोपालपुरा की तस्वीर है। जैसलमेर नगर परिषद में आरओ पद पर तैनात पवन कुमार प्रजापत अपने संघर्ष से लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आए हैं। दरअसल पवन से RAS की तैयारी की और 2021 की भर्ती परीक्षा में जमकर मेहनत की और आखिरकार दूसरे प्रयास में 170वीं रैंक के साथ पवन का RAS में चयन हो गया। बाड़मेर के भीमड़ा गांव के रहने वाले पवन ने घर घर जाकर सब्जियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया। साथ ही महज 50 रुपए में मजदूरी भी की। BA प्राइवेट करने के बाद 2012 में आर्मी में चपरासी की नौकरी लग गई, जिसके बाद वे 2013 में रेलवे में गैंगमैन बने और इसके बाद साल 2014 में पवन पटवारी में चयन हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और जिसके बाद 2021 भर्ती परीक्षा में पवन ने यह मुकाम हासिल कर लिया। और दौसा की बात कर लें तो दौसा के महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कई गांवों को सौगात दी है। इसके चलते गांवों से जयपुर के बीच बस परिवहन की सुविधा मिली और आज सुबह 7 बजे महवा के हिंगोटा गांव से बस का शुभारंभ किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही बस संचालन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने महवा विधायक से मुलाकात की थी, जिसके बाद विधायक ने भी रोडवेज के डिपो मैनेजर विश्राम मीणा से फोन पर बात कर हिंगोटा से बस का संचालन करने के आदेश दिए थे और इस दौरान विधायक राजेंद्र मीणा और डिपो मैनेजर ने पूजा अर्चन कर बस को रवाना किया। राजस्थान की बस का संचालन डीएम साहब के साथ सभी ग्रामीणों ने आज उसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया और इससे हिंगोटा, बालाहेड़ा, कोठीन चौराया, अलीपुर करीब दर्जनों गांव के आम जनता को फायदा मिलेगा और ये बस सुचारू रूप से सुबह 7:30 बजे हिंगोटा से रवाना होकर करीब 11:30-12 बजे जयपुर पहुंचेगी और रिटर्न फिर वहां से दोपहर बाद होगी। और निश्चित रूप से जनहित के जितने भी कार्य हैं मैं GM साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। विधायक द्वारा मुझे बताया गया था कि गांव के अंदर एक समस्या है, यहाँ के लोगों के लिए जयपुर जाने में बहुत काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो साहब ने जैसे ही मुझे आदेश दिए और आदेश की पालना मैंने तुरंत प्रभाव से की है, जिससे आम जनता को यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और इस गाड़ी को मैंने जयपुर से जोड़ा है और भविष्य में अगर यहाँ का ट्रैफिक और भी अच्छा निकलेगा तो मैं दोबारा से एक गाड़ी का और संचालन करूँगा। और इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। 3 दिन का ये दौरा बहुत अहम, बहुत खास होने वाला है क्योंकि पहली बार राजस्थान के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन जयपुर में विराजमान करेंगे और साथ ही भाजपा मुख्यालय में PM मोदी बैठक भी लेंगे। SPG ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। और ये भी बता दें कि बीजेपी कार्यालय में खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद थे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो खुद गए थे। 1 घंटा बीजेपी कार्यालय में रुके और बीजेपी कार्यालय में कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जयपुर, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि DGIG कॉन्फ्रेंस के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल भी आने वाले हैं। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम को बहुत अहम माना जा रहा है, लेकिन पहली बार जब लोकसभा चुनाव भी पास में है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो चुकी है, उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर आना बहुत अहम माना जा रहा है। बात मन की बात के लिए क्या कुछ कहने वाले हैं,
क्या 2024 के लिए भी इस बात पर रणनीति बैठाई जाएगी? एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। और बारां के सोरसन की नियाना तिलाई पर इन दिनों हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी डेरा डाले हुए हैं। यहाँ के तालाबों में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार देशी विदेशी पक्षी यहाँ ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं। पर्यटक भी बड़ी संख्या में पक्षियों की अटखेलियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ काले हिरण और पक्षियों को यहाँ एक साथ देखा जा सकता है। वर्षों से यहाँ आ रहे वन्य जीव विशेषज्ञ AH जैदी ने बताया कि इस समय प्रवासी पक्षियों ने नॉर्दर्न पिनटेल, बर्ड हेडेड गूज, ग्रे लेग गूज, नॉर्दर्न शॉवल, गॉर्गेन टील, कॉमन टील, रूडी शेल, डक, स्पून बिल आदि अधिक संख्या में दिखाई दे रहा है। इसी संख्या में यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं, उसमें खास तौर से ग्रे लेग गूज जो वहाँ से चल के यूरोप से चल के यहाँ आता है, बहुत अच्छी संख्या में है। इसके साथ साथ बर्ड हेडेड गूज हैं, रूडी शेल डक है। मौसम थोड़ा धुंधला है, दिखाई पूरी तरह से नहीं दे रहा, लेकिन ये कि आवाज़ से भी पहचानने में आ रहे हैं। तो ये तलाई बहुत रिच है, बहुत अच्छी तलाई है। और पुष्कर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अजमेर शाखा की ओर से पुष्कर आज पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुष्कर सरोवर के 52 घाटों की परिक्रमा करते हुए करीब पुष्कर राज को 2000 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी पहनाई गई। पुष्कर के वराह घाट पर भगवान लड्डू गोपाल और राधा रमन बिहारी की झांकी सजाई गई और इसके बाद पंडित रविकांत शर्मा के सानिध्य में अजमेर विकास प्राधिकरण के पूर्वाध्यक्ष, पुष्कर नगरपाल अध्यक्ष सहित पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया। पूजन अर्चन का महिला सम्मेलन द्वारा पुष्कर राज महिला सम्मेलन की ओर से पुष्कर राज महाराज का पगड़ी महोत्सव रखा गया है। हमने पूरी भव्यता के साथ ठाट बाट के साथ आज पुष्कर राज को पगड़ी पहनाई है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम पूरी नारी शक्ति ने मिलकर साबित कर दिया कि राष्ट्रीय शक्ति, नारी शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति। भिलवाड़ा में लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है। ऐसे में चाहे सुबह हो या फिर रात, सर्दी के ठंडे तेवर से कहीं ना कहीं लोग बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सर्द हवाओं से बचने के लिए ऊनी कपड़ों में सिमटे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही सर्दी में गर्मा गर्म खाने का भी मजा ले रहे हैं। ऐसे में सर्द मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में इस सितम भरी सर्दी से बचने के लिए लोग कई प्रकार के जतन करते हैं। अच्छा खान पान रखते हैं, गाजर का हलवा खाया जाता है, मूंग की दाल का हलवा खाया जाता है और कहीं ना कहीं दूध का सेवन भी किया जाता है। भिलवाड़ा में रामा स्वीट्स पे जो कढ़ाई लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोहे से बनी हुई कढ़ाई है और लगातार सर्दियों में 40 साल से कढ़ाई लगती हुई आ रही है और यही कढ़ाई के दूध का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। ये जो फीनी है, आपने दूध जलेबी सुना होगा, यहाँ पे दूध फीनी दी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी के सकोरों में इस दूध को दिया जाता है। आप जैसा कि देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी है इस दूध को पीने के लिए। केसर युक्त ये दूध है, केसर है और भी कई चीजें इसमें है जो सेहत को बनाए रखती है और सकोरे में ये दूध दिया जाता है। हम बात करेंगे हिमांशु से, जो पुश्तों से जिनकी पुश्तें काम करती आ रहे हैं। दादाजी ने ये कढ़ाई लगाई, उसके बाद पिताजी ने, अब हिमांशु के काम संभाल रहे। बात करेंगे, 40 सालों से आप ये लगाते हुए आ रहे हैं, क्या स्वाद दे रहे हैं लोगों को? प्योर केसर और प्योर गायों का दूध लगाते हैं हम और सर्दियों में ही लगाया जाता है हमारे यहाँ पे। पिछले 40 सालों से यही दुकान है, बाजार नंबर 3 रामा स्वीट्स, और प्योर कुल्हड़ में ही दिया जाता है। किसी तरह का हम डिस्पोजल प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करते हैं। जब से शादी हुई, जब से आ रहे हैं यहाँ से, 35 साल शादी को हो गई, तो चल के आते हैं रात को केसर वाला सकोरे में, क्योंकि मिट्टी की खुशबू से जो अलग टेस्ट बनता है दूध का, उस हिसाब से, और रड़ा हुआ दूध मलाई के साथ पड़ गए। तो और इन तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए